اس के आगाज में तहसीन पाशा सुल्तान अब्दुल हमीद को आकर बताते हैं कि रोमानिया और यूनान के सफीरों ने इस मुआहदे पर अपनी हुकूमत के नाम से दस्तखत कर दिए हैं और आपके दस्तखत के बाद ये काबिल कबूल हो जाएगा। सुल्तान अपनी मोहर उठाते हैं और जैसे ही लगाने लगते हैं तो रुक जाते हैं और कहते हैं कि नमाज का वक्त हो गया है, मैं इंतजार नहीं करूँगा। आप रोमानिया और यूनान के सफीरों को बुलाएं, मैं इनकी आंखों के सामने दस्तखत करूँगा। अगले सीन में महमूद पाशा करासो के पास आकर लिफाफा उसके सामने फेंक देता है और उसे कहता है कि बराए मेहरबानी आइंदा मुझे कोई पैगाम मत भेजिएगा। अगर इसे कोई अफसर खोल लेता तो फिर क्या होता। इसमें सरासर मेरी बदनामी है कि हुकूमत के दुश्मन ने महमूद पाशा को पैगाम भेजा है। कारासो कहता है कि अगली बार मैं खुद आ जाऊंगा सरकारी तौर पर मुलाकात की दरख्वास्त के साथ। पाशा कहते हैं कि हर्जल तो यहाँ से फरार हो चुका है, आप तो आम सी हालत में ही जिंदगी गुजार रही हैं और अगली बारी आपकी है, लेकिन अब आप कहाँ पर फरार होंगे क्योंकि सिलानी भी अब हमारा है और सिलानी के लोग तो हमेशा से हुबुल वतन रहे हैं। करासो कहता है कि आप वहाँ से कैसे निकले थे ये कोई नहीं जानता। महमूद पाशा कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही अहम खबर बताने के लिए बुलाया है। करासो कहता है कि कस्टम मुआहदा कैसा चल रहा है। पाशा कहता है कि मैंने खुद सब मज़ामीन तैयार किए हैं, हमारे सुल्तान जरूर अभी इस पर दस्तखत कर रहे होंगे, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मुझे यहाँ पर भड़काने के लिए आए हैं? करासो कहता है कि मैं यहाँ पर आपको पारूस का खेल बताने के लिए आया हूँ। पाशा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या आप पारूस को बेनकाब करेंगे? आप हमेशा पारूस का इंतजार करते हैं कि वो आपको हुक्म दे। करासो कहता है कि चीजें बदल चुकी हैं। हर्जल ने जाते हुए मुझे एक बहुत ही अहम राज बताया। मुझे इल्म हो गया है कि सारा को मारने वाला शख्स पारूस है। पाशा कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और तुम्हारी आंखें इस तरह से देखी मुझे यकीन आ गया। मुझे सही तरह से बताओ क्या मामला है। करासो कहता है कि पारूस अफ्यून की तिजारत करेगा अगर कस्टम मुआहदा तय हो गया। वो अफ्यून की तिजारत से अब्दुल हमीद के खिलाफ हड़ताल के लिए रकम जमा करना चाहता है। इसने यूनानी सफीर से बात, उन्होंने मंसूबा बनाया है कि जो बंदूकें रूस से खरीदेंगे उन्हें समुद्री रास्ते से पार करवाएंगे। महमूद पाशा कहता है कि मुझे ये सब बताने के लिए आपका शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बरतानवी सफीर उन नौजवानों से दस्तखत करवाता है। सब नौजवान बारी बारी दस्तखत कर देते हैं। अगले सीन में सुल्तान अब्दुल हमीद नमाज पढ़कर वापस आते हैं। दोनों सफीर भी मौजूद होते हैं। सुल्तान कहते हैं कि चलें अब इस पर दस्तखत करते हैं। सुल्तान कहते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि इस मसले के बारे में आप हमारी संजीदगी देख लें। इंशाल्लाह ये काम हमारी हुकूमतों के लिए फायदा मंद होगा। सफीर कहते हैं कि बड़ी हुकूमतों की माशी सियासत हमारे जैसे छोटे मुल्कों को गरीब कर देती है। हम तिजारत नहीं कर सकते, हम फैक्ट्रियां नहीं खोल सकते, बड़ी हुकूमतें हमारे लिए जगह नहीं छोड़ती। यूनानी सफीर कहते हैं कि मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत का भी यही हाल है। सुल्तान कहते हैं कि हुकूमत बड़ी हो सकती है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो जालिम ना हो। उस्मानी हुकूमत भी बड़ी है मगर ये जालिम नहीं। जालिम हुकूमतें पूरी दुनिया को तबाह कर देती हैं। चले दस्तखत करते हैं। इसके बाद सुल्तान अपनी मोहर उठाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वो मोहर लगाने ही वाले होते हैं कि इतने में महमूद पाशा अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। इसके बाद वो घबराए हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सुल्तान उसको अपने पास बुलाते हैं। महमूद पाशा आगे बढ़कर सुल्तान के कान में कुछ कहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि सफीर साहिबान हमें थोड़ा वक्त चाहिए, मुआहदे पर हम लोग बाद में दस्तखत कर देंगे। इसके बाद वो दोनों सफीर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद सुल्तान पाशा से पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला। पाशा कहते हैं कि कारासू से। सुल्तान कहते हैं कि अच्छा तो ये पारूस का मंसूबा है, वो हमारे मुआहदे को इस्तेमाल करके अफ्यून की तिजारत करेगा। पाशा मजीद बताता है कि यूनान मुआहदे पर इसलिए दस्तखत कर रहा है कि वो बंदूकों की तिजारत आसानी से कर सके। सुल्तान कहते हैं कि उसने सोचा कि वो रूस से खरीदी हुई बंदूकें समुद्री रास्ते से आसानी से पार करा लेंगी। अलबत्ता उन्होंने कुछ बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर दस्तखत किए हुए हैं और ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बैनुल-अक़वामी क़वानीन कौमी क़वानीन से बलतर होते हैं। लेकिन यहाँ अफ्यून वाली बात मसला है। अगले सीन में फ्रेडो फहीम पाशा के पास आता है और बताता है कि मैंने
बच्चों में से एक को लोका के पास भेजा है और मुआहदा हो गया। एक गाड़ी आपको बंदरगाह से लेगी और आपको लोका से मुलाकात के लिए लेकर जाएगी, मगर हम नहीं जानते कि वो आपको कहाँ लेकर जाएगी। फहीम पाशा कहते हैं तो फिर जानने की कोशिश करो। फ्रेडो कहता है कि हम बहुत खतरे वाला काम कर रहे हैं, अगर हम जान भी लें हो सकता है इनके आदमियों को अंदाजा हो जाए और वो आपको कहीं और ले जाएं। आपके पास कोई बंदूक भी नहीं होगी। पाशा कहता है कि मैं आपको अपने साथ इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सिसिलियन के लोग ज़हीन होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ दिनों से इनकार कर रहे हैं। मैयत कहता है कि फ्रेडो बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें काफी खतरा है। फहीम पाशा कहता है कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैंने क्यों अभी तक किसी से शादी नहीं की? क्योंकि मैं अभी तक किसी ऐसी औरत से नहीं मिला जो बेहतरीन इंतखाब हो, और दूसरी बात मैं शादीशुदा हूँ, मेरी खतरे से शादी हो चुकी है और मैं हर वक्त मरने के खतरे को अपने साथ रखता हूँ जैसे शादी की अंगूठी हो। इतने में उसका आदमी अंदर दाखिल होता है और कहता है कि हमने तनसीब कर दी है, अब हम काम शुरू कब करेंगे? पाशा कहते हैं कि हम कल काम शुरू कर देंगे। अगले सीन में यूनानी सफीर पारूस के पास आता है और उसको बताता है कि मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद दस्तखत करने वाले थे, महमूद पाशा दाखिल हो गए और उन्होंने अब्दुल हमीद के कान में कुछ कहा। फिर अचानक सुल्तान ने कहा कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए। इतने में करासू अंदर दाखिल होता है। पारूस उसको देखकर कहता है कि कोई मसला नहीं, या तो वो माशी तरक्की को छोड़ देगा या फिर वो हमें अफ्यून के काम की इजाजत देगा। अगले सीन में सुल्तान कहते हैं कि हम लोग फंस जाते अगर महमूद पाशा खबर न लेकर आते। महमूद पाशा कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग मुआहदे पर दस्तखत नहीं करते तो ताजिर कंगाल हो जाएंगे, और अगर हम लोग मुआहदा करते हैं तो अफ्यून बेचनी पड़ेगी, और ताजिर कर्ज लेने के मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। सुल्तान कहते हैं कि आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक मुश्किल सूरत हाल है, हमें ताजिरों को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और फिर हमें फैक्ट्रियां खोलनी है, लेकिन एक ही वक्त में हम लोग ये काबू नहीं कर सकते कि अफ्यून कहां से कहां जा रही है। अगले सीन में सुल्तान अपने काम में मसरूफ होते हैं। इतने में तहसीन पाशा आकर उनको बताते हैं कि बेल खातून ने एक स्कूल खोला है। सुल्तान कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है। पाशा मजीद बताते हैं कि अरब कबाइल के सरदारों के बेटे हमारे स्कूल से अंदराज खत्म करके चले गए हैं। सुल्तान कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? वजीर तालीम जोतू पाशा ये कैसे होने दे सकते हैं? तहसीन पाशा कहते हैं कि उन्होंने ये सब नहीं होने दिया, लेकिन बच्चों ने बरतानवी शहरियत हासिल कर ली। सुल्तान कहते हैं कि हर तरह की मुसीबत हमारी मतलाशी है, अपनी मंजिल के अलावा हमारे पास सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हमारी दुआएं हैं। सुल्तान पूछते हैं कि हमारे मेहमान आ रहे हैं। पाशा कहते हैं कि वो रास्ते में हैं, वो जल्द पाए तख्त होंगे। तहसीन पाशा पूछते हैं कि क्या हम मुआहदे पर दस्तखत करेंगे? सुल्तान कहते हैं कि हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, हमें वो फैक्ट्रियां हर हाल में खोलनी है। ये आज एक छोटा सा कदम है, मगर इन फैक्ट्रियों की बदौलत हमारा मुल्क तरक्की करेगा। सफीरों को बताओ कि हमने उन्हें मुआहदे के लिए बुलाया है। अगले सीन में फहीम पाशा, मैयत और फ्रेडो उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। फहीम पाशा कहता है कि मैं उन्हें अपनी तलाशी नहीं लेने दूंगा। फ्रेडो कहता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। पाशा कहता है कि हमने ये पहले ही तय कर लिया है, आप लोग मेरा पीछा कीजिए। मुझे यकीन है कि उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। इसके बाद फहीम पाशा आगे बढ़ता है। आगे एक आदमी खड़ा होता है। पाशा उसे पूछता है कि क्या तुम लोका के आदमी हो? वो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मुझे आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। फहीम पाशा उसको इजाजत दे देता है। वो आदमी उसकी तलाशी लेने लगता है और उसके बाद पीछे हट जाता है। फहीम पाशा उसे पूछता है कि क्या तुमने तलाशी ले ली है? वो शख्स कहता है कि जी बिल्कुल। इसके बाद फहीम पाशा अपनी कोट में से बंदूक निकाल कर कहता है कि मुझे लगता है तुमने सही से तलाशी नहीं ली। वो शख्स हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरी बंदूक है, आखिर ये कैसे हो सकता है? फहीम पाशा कहता है कि जी बिल्कुल, ये तुम्हारी ही बंदूक है और अगर मैं चाहता तो तुम्हें ये बंदूक वापस ना देता। इसके बाद वो बंदूक उस शख्स को दे देते हैं।
पाशा उससे कहता है कि जिस जगह ये मुझे लेकर जा रहे हैं वहाँ मेरी तलाशी उन्हें मत लेने देना। वो शख्स कहता है कि ठीक है। इसके बाद मैयत और फ्रेडो भी उनका पीछा शुरू कर देते हैं। उनके रास्ते में एक जनाजा आ जाता है। मैयत कहता है कि हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि आगे जाना जनाजे की बेअदबी होगी। इसके बाद वो इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो फहीम पाशा की घोड़ा गाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। मैयत कहता है कि हमने उन्हें खो दिया। फ्रेडो कहता है कि मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। अगले सीन में अब्दुल हमीद तमाम पाशाओं को बुलाते हैं। सुल्तान के सामने एक पत्थर रखा हुआ होता है। सुल्तान पाशाओं से पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि ये क्या है। सलीम पाशा कहते हैं कि ये लग रहा है कि जैसे साबुन का पत्थर है। ये ज्यादा सख्त नहीं है लेकिन ये आग के सामने मजबूत है। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपने इसकी शक्ल देखी है। जब मैं एक शहजादा था मैं एक सफर पर गया था। मैं एक झोंपड़ी में दाखिल हुआ। मैंने एक दरवेश को देखा। मैं पूरी रात इनसे सख्त चीजों की बातें करता रहा। अलविदा करते हुए उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया। वो 40 साल पहले इस पत्थर को तकिया बनाकर लेटे। इस पत्थर ने इनके सर की शक्ल इख्तियार कर ली और पत्थर पिघल गया। लेकिन जिन लोगों के सीने पत्थर हैं वो इनको नहीं देख सकते। अगर आप कुछ इरादा कर लें तो आप पत्थर को भी पिघला सकते हैं। और हम फैक्ट्रियां खोलने का इरादा रखते हैं और हम वो खोल के रहेंगे। दुश्मन हमें रोकना चाहते हैं। सलीम पाशा कहता है कि हमने सुना है कि ये मुआहदा अफ्यूम की तिजारत के रास्ते खोल देगा। सुल्तान कहते हैं कि पाशा आपको क्या लगता है कि हम ऐसा होने देंगे। पाशा कहते हैं कि यकीनन नहीं। सुल्तान कहते हैं कि फिर आप इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। क्या हम ये पत्थर बेकार यहाँ पर लाए हैं। इंशाल्लाह हमारे अज़्म से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले सीन में दोनों सफीर सुल्तान अब्दुल हमीद के पास आते हैं। सुल्तान कहते हैं कि मैं आपको एक खबर दूंगा जो आपको खुश कर देगी। इसके बाद सुल्तान तहसीन पाशा को किसी को अंदर लाने का कहते हैं। वो शख्स अंदर दाखिल होता है। उस शख्स का नाम इस्तांबुलो था। सुल्तान उसको खुशामदीद कहते हैं। सुल्तान सफीरों को बताते हैं कि ये बुल्गारिया के वजीर आजम इस्तांबुलो हैं। हमने अब बुल्गारिया को भी अपने मुआहदे में शामिल कर लिया है। अब वराना की बंदरगाह भी इस मुफ्त तिजारत में शामिल हो जाएगी। सफीर कहते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़े मुनाफे की बात है। सुल्तान कहते हैं कि हमने उस्मानियों के बजाय बुल्गारिया को मुआहदे में शामिल कर दिया। उस्मानी हुकूमत अब जामिन हुकूमत होगी। यूनानी सफीर कहते हैं कि हमने इस तरह से तो मुआहदा नहीं किया था। हमने ये मुआहदा उस्मानियों के साथ कबूल किया था। सुल्तान कहते हैं कि आप फिक्र न करें, आपका मुनाफा नहीं बदलेगा। आप हमारे बजाय बुल्गारिया से तिजारत कर सकेंगे। आप कस्टम के मामले में इनके साथ काम करेंगे। क्या समुद्री रास्ते से गुजरना आपके लिए अहम बात है? ये अभी भी वैसा ही है। उस्मानी आपको समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत देंगे। यूनानी सफीर कहते हैं मुझे इस मामले में मुहतात रहने की इजाजत दी गई थी। जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। सुल्तान कहते हैं कि फिर हम इस मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। इसके बाद वो तीनों अपने अपने दस्तखत कर देते हैं और आखिर में सुल्तान जामिन हुकूमत के तौर पर मोहर लगाते हैं। अगले सीन में अफसन जो कि महल में शहजादा अब्दुल कादिर का शुक्रिया अदा करने आई थी, लेकिन उसको पता चला कि कर्ज शहजादा अब्दुल कादिर ने नहीं बल्कि शहजादा सलीम ने लुटाया था। इसके बाद वो बाहर आने लगती है तो उसको शहजादा सलीम मिल जाता है। घोड़ों को देखकर अफसन कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे बात करने आई थी और वो ये है कि काश आपको मेरे हालात का पता न चलता, लेकिन जितनी भी जल्दी हो सका मैं आपका कर्ज आपको लौटा दूंगी। शहजादा सलीम कहता है कि मेरे आप पर कोई वाजिबात और मैं या आप उस जगह पर नहीं गए, आपको ये बात याद रखनी है। इतने में वहाँ पर खानदान आ जाती है। अगले सीन में फहीम पाशा के आदमी गलीसा में तनसीब कर देते हैं और लोका का आदमी उसको आकर बताता है कि गलीसा में पानी बह रहा है और ये वो हिस्सा है जिसमें हीरोइन है। हमने उसे निकालना शुरू कर दिया है। लोका कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे वहाँ से निकालो। अगले सीन में फहीम पाशा के आदमी लोका के आदमियों को छुपकर देख रहे थे जो कि छुपकर हीरोइन के कट्टू निकाल रहे थे। फहीम पाशा के आदमी जल्दी से आगे बढ़कर उन आदमी को गोली मार देते हैं। इतने में वहाँ पर पादरी आ जाता है। आपको कहता है कि आप भी मरने के लायक हैं क्योंकि आपने हीरोइन को छुपाया, मगर हम आपके पादरी को संभाल नहीं सकेंगे। हम उसे जला देंगे लेकिन पहले एक निशान बना लेते हैं। इसके बाद फहीम पाशा लोका से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। लोका अपने आदमी को खाना लाने के लिए कहता है। लोका कहता है कि आपने मुझे बताया था कि आप मुझसे मुआहदा करना चाहते हैं
पाशा कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक बासलाहियत जमादार हैं और वैसे भी आपके भाई फ्रेडो मर चुके, तो मैंने सोचा कि आप मेरे जमादार बन सकते हैं। मुझे थोड़ा पानी पिलाएं। लोका अपनी मेज के अंदर रखी हुई बंदूक निकालने की कोशिश करता है और पाशा से कहता है कि ये आपके आखिरी अल्फाज होंगे। अगले सीन में पारूस भी अब्दुल हमीद से मिलने के लिए महल आ चुका था। यूनानी सफीर बाहर आकर पारूस को बताता है कि मैंने मुआहदे पर दस्तखत कर दी। इसके बाद तहसीन पाशा पारूस को लेकर अंदर दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान बुल्गारिया के वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर वक्त पर पहुँच गए। वजीर आजम कहते हैं कि आपने बुल्गारिया हुकूमत का शहजादा चुना, मैं तो बस वजीर आजम हूँ। सुल्तान कहते हैं कि आप मोहतात रहें, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उस्मानियों के तरफदार हैं, तो आप गुंडों का हदफ बन सकते हैं। शायद आप न जानते हो, लेकिन हमारे सिपाहियों ने 3 बार आपके कत्ल के मंसूबे को नाकाम बनाया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम मर सकते हैं, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो उस्मानियों के अमन की जमीनों पर पैदा हुआ। सुल्तान कहते हैं अब मैं आपका तारुफ एक ऐसे शख्स से करवा रहा हूँ जो हमारा अमन खराब करता है। इसके बाद सुल्तान पारूस को अंदर आने की इजाजत देते हैं। सुल्तान वज़ीर आज़म का तारुफ पारूस से करवाते हैं। पारूस उनको देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ आप बादशाह के साथ वफादारी की वजह से मशहूर हैं। मैंने सुना है कि सुल्तान ने बाल्कान की हुकूमतों के साथ कस्टम इत्तेहाद किया है, क्या उन्होंने आपको शामिल नहीं किया? सुल्तान कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, हमने बुल्गारिया के साथ भी इत्तेहाद कर लिया और हम इनसे एक और मुआहिदा करेंगे। इस तरह कोई महसूस से मुस्तस्ना सामान उस्मानियों से नहीं गुजरेगा, लेकिन हम अपना सामान बुल्गारिया में महसूस से मुस्तस्ना करके बेचेंगे। फारूक साहब, ये हमारे ताजरों के लिए नफामंद मुआहिदा है और ये मुआहिदा नई फैक्ट्रियां खोलने से पहले काफी जरूरी था, और सबसे बढ़कर ये कि हम अफ्यूम जैसे नुकसानदेह सामान को गुजरने से भी रोक सकेंगे। ये सुनकर पारूस हक्का बक्का रह जाता है और परेशानी में लाठी उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर जाती है और इसके बाद पारूस घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर इसकी इसके आगाज में तहसीन पाशा सुल्तान अब्दुल हमीद को आकर बताते हैं कि रोमानिया और यूनान के सफीरों ने इस मुआहिदे पर अपनी हुकूमत के नाम से दस्तखत कर दिए हैं और आपके दस्तखत के बाद ये काबिल कबूल हो जाएगा। सुल्तान अपनी मोहर उठाते हैं और जैसे ही लगाने लगते हैं तो रुक जाते हैं और कहते हैं कि नमाज का वक्त हो गया है, मैं इंतजार नहीं करूँगा। आप रोमानिया और यूनान के सफीरों को बुलाएं, मैं इनकी आंखों के सामने दस्तखत करूँगा। अगले सीन में महमूद पाशा कारासो के पास आकर लिफाफा उसके सामने फेंक देता है और उसे कहता है कि बराए मेहरबानी आइंदा मुझे कोई पैगाम मत भेजिएगा, अगर इसे कोई अफसर खोल लेता तो फिर क्या होता। इसमें सरासर मेरी बदनामी है कि हुकूमत के दुश्मन ने महमूद पाशा को पैगाम भेजा है। कारासो कहता है कि अगली बार मैं खुद आ जाऊंगा, सरकारी तौर पर मुलाकात की दरख्वास्त के साथ। पाशा कहते हैं कि हर्जल तो यहाँ से फरार हो चुका है, आप तो आम सी हालत में ही जिंदगी गुजार रहे हैं और अगली बारी आपकी है, लेकिन अब आप कहाँ पर फरार होंगे, क्योंकि सैलानी भी अब हमारा है और सैलानी के लोग तो हमेशा से हुबुल वतन रहे हैं। करासो कहता है कि आप वहाँ से कैसे निकले थे ये कोई नहीं जानता। महमूद पाशा कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही अहम खबर बताने के लिए बुलाया है। करासो कहता है कि कस्टम मुआहिदा कैसा चल रहा है। पाशा कहता है कि मैंने खुद सब मज़ामीन तैयार किए हैं, हमारे सुल्तान जरूर अभी इस पर दस्तखत कर रहे होंगे, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मुझे यहाँ पर भड़काने के लिए आए हैं? करासो कहता है कि मैं यहाँ पर आपको पारूस का खेल बताने के लिए आया हूँ। पाशा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या आप पारूस को बेनकाब करेंगे? आप हमेशा पारूस का इंतजार करते हैं कि वो आपको हुक्म दे। करासो कहता है कि चीजें बदल चुकी हैं। हर्जल ने जाते हुए मुझे एक बहुत ही अहम राज बताया, मुझे इल्म हो गया है कि सारा को मारने वाला शख्स पारूस है। पाशा कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और तुम्हारी आंखें इस तरह से देखी, मुझे यकीन आ गया। मुझे सही तरह से बताओ क्या मामला है? करासो कहता है कि पारूस अफ्यून की तिजारत करेगा अगर कस्टम मुआहिदा तय हो गया। वो अफ्यून की तिजारत से अब्दुल हमीद के खिलाफ हड़ताल के लिए रकम जमा करना चाहता है। इसने यूनानी सफीर से बात
انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ جو بندوقیں روس سے خریدیں گے انہیں سمندری راستے سے پار کروائیں گے۔ محمود پاشا کہتا ہے کہ مجھے یہ سب بتانے کے لیے آپ کا شکریہ، اب مجھے جانا ہوگا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں برطانوی سفیر ان نوجوانوں سے دستخط کرواتا ہے کر دیتے ہیں۔ اگلے سین میں سلطان عبدالحمید نماز پڑھ کر واپس آتے ہیں۔ دونوں سفیر بھی موجود ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ چلیں اب اس پر دستخط کرتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہاں پر اس لیے بلایا تھا تاکہ اس مسئلے کے بارے میں آپ ہماری سنجیدگی دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ کام ہماری حکومتوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ سفیر کہتا ہے کہ بڑی حکومتوں کی معاشی سیاست ہمارے جیسے چھوٹے ملکوں کو غریب کر دیتی ہے۔ ہم تجارت نہیں کر سکتے، ہم فیکٹری نہیں کھول سکتے، بڑی حکومتیں ہمارے لیے جگہ نہیں چھوڑتی۔ یونانی سفیر کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کا بھی یہی حال ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ حکومت بڑی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظالم نہ ہو۔ عثمانی حکومت بھی بڑی ہے مگر یہ ظالم نہیں۔ ظالم حکومتیں پوری دنیا کو تباہ کر دیتی ہیں۔ چلیں دستخط کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان اپنی مہر اٹھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ وہ مہر لگانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں محمود پاشا اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گھبرائے ہوئے جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ سلطان اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ محمود پاشا آگے بڑھ کر سلطان کے کان میں کچھ کہتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ سفیر صاحبان ہمیں تھوڑا وقت چاہیے، معاہدے پر ہم لوگ بعد میں دستخط کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں سفیر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے وہاں سے جانے کے بعد سلطان پاشا سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کہاں سے پتہ چلا؟ پاشا کہتے ہیں کہ کاراسو سے۔ سلطان کہتے ہیں کہ اچھا تو یہ فاروس کا منصوبہ ہے، وہ ہمارے معاہدے کو استعمال کر کے افیون کی تجارت کرے گا۔ پاشا مزید بتاتا ہے کہ یونان معاہدے پر اس لیے دستخط کر رہا ہے کہ وہ بندوقوں کی تجارت آسانی سے کر سکے۔ سلطان کہتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ وہ روس سے خریدی ہوئی بندوقیں سمندری راستے سے آسانی سے پار کرا لیں گے۔ البتہ انہوں نے کچھ بین الاقوامی قوانین پر دستخط کیے ہوئے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ بین الاقوامی قوانین قومی قوانین سے بالا تر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں افیون والی بات مسئلہ ہے۔ اگلے سین میں فریڈو فہیم پاشا کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے بچوں میں سے ایک کو لوکا کے پاس بھیجا ہے اور معاہدہ ہو گیا۔ ایک گاڑی آپ کو بندرگاہ سے لے گی اور آپ کو لوکا سے ملاقات کے لیے لے کر جائے گی، مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ آپ کو کہاں لے کر جائے گی۔ فہیم پاشا کہتے ہیں تو پھر جاننے کی کوشش کرو۔ فریڈو کہتا ہے کہ ہم بہت خطرے والا کام کر رہے ہیں، اگر ہم جان بھی لیں ہو سکتا ہے ان کے آدمیوں کو اندازہ ہو جائے اور وہ آپ کو کہیں اور لے جائیں۔ آپ کے پاس کوئی بندوق بھی نہیں ہوگی۔ پاشا کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سیسیلین کے لوگ ذہین ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ دنوں سے انکار کر رہے ہیں۔ میت کہتا ہے کہ فریڈو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں کافی خطرہ ہے۔ فہیم پاشا کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کیوں ابھی تک کسی شادی نہیں کی؟ کیونکہ میں ابھی تک کسی ایسی عورت سے نہیں ملا جو بہترین انتخاب ہو، اور دوسری بات میں شادی شدہ ہوں، میری خطرے سے شادی ہو چکی ہے اور میں ہر وقت مرنے کے خطرے کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں جیسے شادی کی انگوٹھی ہو۔
اتنے میں اس کا آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تنصیب کر دی ہے، اب ہم کام شروع کب کریں گے؟ پاشا کہتے ہیں کہ ہم کل کام شروع کر دیں گے۔ اگلے سین میں یونانی سفیر پاروس کے پاس آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ جیسے ہی سلطان عبدالحمید دستخط کرنے والے تھے، محمود پاشا داخل ہو گئے اور انہوں نے عبدالحمید کے کان میں کچھ کہا۔ پھر اچانک سلطان نے کہا کہ انہیں کچھ وقت چاہیے۔ اتنے میں کراسو اندر داخل ہوتا ہے۔ پاروس اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، یا تو وہ معاشی ترقی کو چھوڑ دے گا یا پھر وہ ہمیں افیون کے کام کی اجازت دے گا۔ اگلے سین میں سلطان کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھنس جاتے اگر محمود پاشا خبر نہ لے کر آتے۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ اگر ہم لوگ معاہدے پر دستخط نہیں کرتے تو تاجر کنگال ہو جائیں گے، اور اگر ہم لوگ معاہدہ کرتے ہیں تو افیون بیچنی پڑے گی۔ تو تاجر قرض لینے کے معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ آپ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک مشکل صورتحال ہے، ہمیں تاجروں کو اچھے سے تیار کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں فیکٹریاں کھولنی ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں ہم لوگ یہ قابو نہیں کر سکتے کہ افیون کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اگلے سین میں سلطان اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اتنے میں تحسین پاشا آ کر ان کو بتاتے ہیں کہ بیل خاتون نے ایک اسکول کھولا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ پاشا مزید بتاتے ہیں کہ عرب قبائل کے سرداروں کے بیٹے ہمارے اسکول سے اندراج ختم کر کے چلے گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر تعلیم دوتو پاشا یہ کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب نہیں ہونے دیا، لیکن بچوں نے برطانوی شہریت حاصل کر لی۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہر طرح کی مصیبت ہماری متلاشی ہے، اپنی منزل کے علاوہ ہمارے پاس سانس لینے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ہماری دعائیں ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ پاشا کہتے ہیں کہ وہ راستے میں ہیں، وہ جلد پائے تخت ہوں گے۔ تحسین پاشا پوچھتے ہیں کہ کیا ہم معاہدے پر دستخط کریں گے؟ سلطان کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، ہمیں وہ فیکٹریاں ہر حال میں کھولنی ہیں۔ یہ آج ایک چھوٹا سا قدم ہے، مگر ان فیکٹریوں کی بدولت ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ سفیروں کو بتاؤ کہ ہم نے انہیں معاہدے کے لیے بلایا ہے۔ اگلے سین میں فہیم پاشا، میت اور فریڈو ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ فہیم پاشا کہتا ہے کہ میں انہیں اپنی تلاشی نہیں لینے دوں گا۔ فریڈو کہتا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ پاشا کہتا ہے کہ ہم نے یہ پہلے ہی طے کر لیا ہے، آپ لوگ میرا پیچھا کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فہیم پاشا آگے بڑھتا ہے۔ آگے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ پاشا اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوکا کے آدمی ہو؟ وہ ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کی تلاشی لینی پڑے گی۔ فہیم پاشا اس کو اجازت دے دیتا ہے۔ وہ آدمی اس کی تلاشی لینے لگتا ہے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فہیم پاشا اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے تلاشی لے لی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جی بالکل۔ اس کے بعد فہیم پاشا اپنی کوٹ میں سے بندوق نکال کر کہتا ہے کہ
مجھے لگتا ہے تم نے صحیح سے تلاشی نہیں لی۔ وہ شخص حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میری بندوق ہے، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فہیم پاشا کہتا ہے کہ جی بالکل، یہ تمہاری ہی بندوق ہے، اور اگر میں چاہتا تو تمہیں یہ بندوق واپس نہ دیتا۔ اس کے بعد وہ بندوق اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ پاشا اسے کہتا ہے کہ جس جگہ یہ مجھے لے کر جا رہے ہیں وہاں میری تلاشی انہیں مت لینے دینا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میت اور فریڈو بھی ان کا پیچھا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے راستے میں ایک جنازہ آ جاتا ہے۔ میت کہتا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کیونکہ آگے جانا جنازے کی بے ادبی ہوگی۔ اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو فہیم پاشا کی گھوڑا گاڑی وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ میت کہتا ہے کہ ہم نے انہیں کھو دیا۔ فریڈو کہتا ہے کہ میں جانتا تھا ایسا ہی کچھ ہوگا۔ اگلے سین میں عبدالحمید تمام پاشاؤں کو بلاتے ہیں۔ سلطان کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ سلطان پاشاؤں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ سلیم پاشا کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے صابن کا پتھر ہے، یہ زیادہ سخت نہیں ہے لیکن یہ آگ کے سامنے مضبوط ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے؟ جب میں ایک شہزادہ تھا میں ایک سفر پر گیا تھا، میں ایک جھونپڑی میں داخل ہوا، میں نے ایک درویش کو دیکھا، میں پوری رات ان سے سخت چیزوں کی باتیں کرتا رہا، الوداع کرتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ پتھر دیا۔ وہ 40 سال پہلے اس پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹے، اس پتھر نے ان کے سر کی شکل اختیار کر لی اور پتھر پگھل گیا، لیکن جن لوگوں کے سینے پتھر ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کچھ ارادہ کر لیں تو آپ پتھر کو بھی پگھلا سکتے ہیں، اور ہم فیکٹریاں کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم وہ کھول کے رہیں گے۔ دشمن ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ سلیم پاشا کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ معاہدہ افیون کی تجارت کے راستے کھول دے گا۔ سلطان کہتے ہیں کہ پاشا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایسا ہونے دیں گے؟ پاشا کہتے ہیں کہ یقیناً نہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ پھر آپ اس بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ پتھر بیکار یہاں پر لائے ہیں؟ انشاءاللہ ہمارے عزم سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلے سین میں دونوں سفیر سلطان عبدالحمید کے پاس آتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک خبر دوں گا جو آپ کو خوش کر دے گی۔ اس کے بعد سلطان تحسین پاشا کو کسی کو اندر لانے کا کہتے ہیں۔ وہ شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کا نام استانبولو تھا۔ سلطان اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان سفیروں کو بتاتے ہیں کہ یہ بلغیریا کے وزیر اعظم استانبولو ہیں۔ ہم نے اب بلغیریا کو بھی اپنے معاہدے میں شامل کر لیا ہے۔ اب رانا کی بندرگاہ بھی اس مفت تجارت میں شامل ہو جائے گی۔ سفیر کہتا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑے منافع کی بات ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہم نے عثمانیوں کے بجائے بلغیریا کو معاہدے میں شامل کر دیا۔ عثمانی حکومت اب ضامن حکومت ہوگی۔ یونانی سفیر کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے تو معاہدہ نہیں کیا تھا، ہم نے یہ معاہدہ عثمانیوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ سلطان کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا منافع نہیں بدلے گا، آپ ہمارے بجائے بلغیریا سے تجارت کر سکیں گے، آپ کسٹم کے معاملے میں ان کے ساتھ کام کریں گے۔ کیا سمندری راستے سے گزرنا آپ
के लिए अहम बात है। ये अभी भी वैसा ही है। उस्मान ही आपको समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत देंगे। यूनानी सफीर कहते हैं, मुझे इस मामले में मुहतात रहने की इजाजत दी गई थी। जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। सुल्तान कहते हैं कि फिर हम इस मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। इसके बाद वो तीनों अपने अपने दस्तखत कर देते हैं और आखिर में सुल्तान जामिन हुकूमत के तौर पर मोहर लगाते हैं। अगले सीन में अफसन, जो कि महल में शहजादा अब्दुल कादिर का शुक्रिया अदा करने आई थी, लेकिन उसको पता चला कि कर्ज शहजादा अब्दुल कादिर ने नहीं बल्कि शहजादा सलीम ने लुटाया था। इसके बाद वो बाहर आने लगती है तो उसको शहजादा सलीम मिल जाता है। घोड़ों को देखकर अफसन कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे बात करने आई थी, और वो ये है कि काश आपको मेरे हालात का पता ना चलता, लेकिन जितनी भी जल्दी हो सका मैं आपका कर्ज आपको लौटा दूंगी। शहजादा सलीम कहता है कि मेरे आप पर कोई वाजिबात और मैं या आप उस जगह पर नहीं गए, आपको ये बात याद रखनी है। इतने में वहाँ पर खानदान आ जाती है। अगले सीन में फहीम पाशा के आदमी गलीसा में तनसीब कर देते हैं और लोका का आदमी उसको आकर बताता है कि गलीसा में पानी बह रहा है और ये वो हिस्सा है जिसमें हीरोइन है। हमने उसे निकालना शुरू कर दिया है। लोका कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे वहाँ से निकालो। अगले सीन में फहीम पाशा के आदमी लोका के आदमियों को छुपकर देख रहे थे, जो कि छुपकर हीरोइन के कट्टू निकाल रहे थे। फहीम पाशा के आदमी जल्दी से आगे बढ़कर उन आदमियों को गोली मार देते हैं। इतने में वहाँ पर पादरी आ जाता है। अप्पू कहता है कि आप भी मरने के लायक हैं क्योंकि आपने हीरोइन को छुपाया, मगर हम आपके पादरी को संभाल नहीं सकेंगे। हम उसे जला देंगे, लेकिन पहले एक निशान बना लेते हैं। इसके बाद फहीम पाशा लोका से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। लोका अपने आदमी को खाना लाने के लिए कहता है। लोका कहते हैं कि आपने मुझे बताया था कि आप मुझसे मुआहदा करना चाहते हैं। पाशा कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक बासलाहियत जमादार हैं और वैसे भी आपके भाई फ्रेडो मर चुके, तो मैंने सोचा कि आप मेरे जमादार बन सकते हैं। मुझे थोड़ा पानी पिलाएं। लोका अपनी मेज के अंदर रखी हुई बंदूक निकालने की कोशिश करता है और पाशा से कहता है कि ये आपके आखिरी अल्फाज होंगे। अगले सीन में पारूस भी अब्दुल हमीद से मिलने के लिए महल आ चुका था। यूनानी सफीर बाहर आकर पारूस को बताता है कि मैंने मुआहदे पर दस्तखत कर दी। इसके बाद तहसीन पाशा पारूस को लेकर अंदर दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान बुल्गारिया के वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर वक्त पर पहुँच गए। वजीर आजम कहते हैं कि आपने बुल्गारिया हुकूमत का शहजादा चुना, मैं तो बस वजीर आजम हूँ। सुल्तान कहते हैं कि आप मोहतात रहें क्योंकि वो जानते हैं कि आप उस्मानियों के तरफदार हैं, तो आप गुंडों का हदफ बन सकते हैं। शायद आप ना जानते हो, लेकिन हमारे सिपाहियों ने 3 बार आपके कत्ल के मंसूबे को नाकाम बनाया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम मर सकते हैं। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो उस्मानियों के अमन की जमीनों पर पैदा हुआ। सुल्तान कहते हैं अब मैं आपका तारुफ एक ऐसे शख्स से करवा रहा हूँ जो हमारा अमन खराब करता है। इसके बाद सुल्तान पारूस को अंदर आने की इजाजत देते हैं। सुल्तान वज़ीर आज़म का तारुफ पारूस से करवाते हैं। पारूस उनको देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ आप बादशाह के साथ वफादारी की वजह से मशहूर हैं।
میں نے سنا ہے کہ سلطان نے بالکان کی حکومتوں کے ساتھ کسٹم اتحاد کیا ہے، کیا انہوں نے آپ کو شامل نہیں کیا؟ سلطان کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے بلغیریا کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا اور ہم ان سے ایک اور معاہدہ کریں گے۔ اس طرح کوئی محصول سے مستثنی سامان عثمانیوں سے نہیں گزرے گا، لیکن ہم اپنا سامان بلغیریا میں محصول سے مستثنی کر کے بیچیں گے۔ فاروق صاحب، یہ ہمارے تاجروں کے لیے نفع مند معاہدہ ہے اور یہ معاہدہ نئی فیکٹریاں کھولنے سے پہلے کافی ضروری تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم افیون جیسے نقصان دہ سامان کو گزرنے سے بھی روک سکیں گے۔ یہ سن کر پاروس ہکا بکا رہ جاتا ہے اور پریشانی میں لاٹھی اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر جاتی ہے، اور اس کے بعد پاروس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور یہاں پر اس قصے کا اختتام ہوتا ہے۔